Hi friends, today I am here to discuss about the citizenship in India. Okay. Citizenship in India. See, actually citizenship is a relationship between the individual and the state. Is a relationship between individual and state. Under which the individual owes the allegiance, okay, and in turn individual protects the territory of the nation, okay. Is a relationship between individual and state under which individual owes allegiance in turn provides protection to the nation. See, allegiance का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? निष्ठा, ठीक है। तो सिटीजनशिप नागरिकता क्या होता है? एक रिलेशनशिप, एक संबंध होता है, ठीक है। मतलब किसी एक निजी व्यक्ति और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो स्टेट को हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, स्टेट see, state is the agency which provides us the facilities and the privileges as well as places on us certain restrictions or duties. So see, a state can be defined as any government or government agencies for the acts of which individual visit courts, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट that is executive and legislature government and the state legislature local authorities such as municipalities, panchayats,
ETC, LIC, any statutory or non-statutory authorities functioning in India। देखिए, स्टेट को हम लोग इस सेंस में देखते हैं कि कोई भी एजेंसी हो सकता है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं स्टेट शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, राज्य सरकार के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और जो स्टैट्यूटरी चाहे नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है, जो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन, स्टैट्यूटरी का अर्थ क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है, ठीक है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जिस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो उसको स्टैट्यूटरी कमीशन कहेंगे, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी हो चाहे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, ठीक है, जैसे LIC है, बैंकिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुविधा दे रहा है, ठीक है, और जिसके एक्ट के खिलाफ हम लोग एक कंप्लेंट कहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, न्यायालय में, ठीक है, तो उन सबको हम लोग स्टेट कहेंगे। स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, और यह पूरा भारत का जो टेरिटरी है इंडिया का, वहाँ पे केंद्र का शासन है, तो पूरे मतलब केंद्र सरकार को हम लोग स्टेट कह देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके योजना का लाभ हम उठा रहे हैं, ठीक है, और उस योजना से हम संतुष्ट नहीं है, जिसके सुविधाओं का लाभ हमें मिल रहा है और उससे हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है, किसी तरह की खामी हो गई उसमें, तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है, केंद्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटीज भी हो सकता है, ठीक है, तो LIC वगैरह भी है, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग, LIC, ETC, ठीक है, तो ये सब भी हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी है इसके अंतर्गत काम कर रहा है तो उसका स्टेट क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन ही उसका स्टेट हो गया। तो इस सेंस में हम लोग देखते हैं स्टेट को, ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या हो गया, ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेट का ये अर्थ हो जाएगा। हमने जो यहाँ पे स्टेट समझाया है ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत समझाया है, ठीक है, मतलब स्टेट का जो परिभाषा है, ठीक है, उसको मैंने समझाया है, ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट शुरू होने से पहले, ठीक है, क्योंकि जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया लोगों को, ठीक है, वो किसके खिलाफ दिया गया, किसके अगेंस्ट दिया गया, स्टेट के अगेंस्ट दिया गया, ठीक है, सिटीजन्स को, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट शुरू होने से पहले जो ये आर्टिकल 12 है हमारा, ठीक है, जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और बात हम लोग अभी कहाँ का कर रहे हैं, सिटीजनशिप का, ठीक है। तो स्टेट शब्द आप लोग स्टेट शब्द से क्या हो, परिचय हो जाए, ठीक है, इसके लिए मैंने स्टेट को डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट अंडर व्हिच इंडिविजुअल ओज एलिजियंस एंड इन टर्न प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द नेशन, ठीक है, मतलब क्या होगा, एक रिलेशनशिप है किसका, इंडिविजुअल का, मतलब किसी व्यक्ति का और स्टेट का, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, व्यक्ति निष्ठा रखेगा, ठीक है, और निष्ठा किसके साथ रखेगा, देश के साथ निष्ठा रखेगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए कृत संकल्प रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सी it is a state's responsibility to define the citizenship from time to time, okay, and state determines the criteria
under which a person can be granted citizenship, as well as also sets criteria under which a citizen will be deprived of its citizenship. Okay. So under article 5 to 11, Article 5 to 11 in the Constitution of India mentions clearly about the citizenship in India. Article 11 states that Parliament has right to regulate the citizenship. See, Article 5 to 11 mentions about the citizenship, and Article 11 empowers the Parliament the right to regulate the Citizenship Act, and according to and due to the provisions mentioned, okay, and due to the provisions mentioned in Article 11, Parliament has enacted Citizenship Act 1955. ठीक है, देखिए आर्टिकल 11 का जो प्रोविजंस है, इसी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो हमारा जो अभी का जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये मूल रूप से कहाँ से लिया गया? 1955 के सिटीजनशिप एक्ट से। ठीक है, और इसी में मात्र समय समय पे कुछ अमेंडमेंट्स, ठीक है, समय समय पे कुछ संशोधन होते रहे हैं। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट में, लेकिन हमारा मूल जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कब किया गया था? इनेक्ट 1955 में। ठीक है, सो इसका अमेंडमेंट्स टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 were carried on the year 1986, 1987, 1993, 2003, 2005, 2015, 2016 and recently in 2019। देखिए 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में, ठीक है, समय समय पे संशोधन होते रहा। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, पहला संशोधन 1986 में हुआ। ठीक है, उसके बाद 1987, 1993, 2003, 2005, 2015, 2016, ठीक है, 2015, 2016 और लास्टली एंड मोर रिसेंटली इन 2019। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2019 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया। ठीक है, तो इसके अमेंडमेंट 2019 के अंतर्गत क्या हुआ? 2019 के अंतर्गत ये देखा गया कि जो भी रिलीजियस परसिक्यूटेड पर्सन्स थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ठीक है, उनको इंडिया सिटीजनशिप देने लगा। ठीक है, यानी कि 2019 में क्या हुआ, जो भी धार्मिक जिन पे भी धार्मिक परसिक्यूशन का ये था, मुकदमा चला पाकिस्तान में, जैसे हम लोग देखते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव होता है, बांग्लादेश में होता है। ठीक है, तो जो धार्मिक छेड़छाड़ के आरोपी थे, ठीक है, जिसको हम लोग ये कहते हैं इस निंदा,
ठीक है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं हम लोग नहीं कहते, पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इस निंदा। तो इस निंदा कहता है जिसको कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, ठीक है, उसमें सजा दिया जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए कुछ लोग भारत भाग के आते हैं, ठीक है। तो उनको भारत क्या करता है, सिटीजनशिप कब से देने लगा, 2019 से, पहले नहीं था ये, ठीक है। 2016 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि डिफाइन किया गया इलीगल इमिग्रेंट्स को, ठीक है। तो इन टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो, ठीक है। 2016 में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि स्टेट को यह हक है कि वो नागरिकता प्रदान भी कर सकता है और नागरिकता छीन भी सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है जिसके अंतर्गत वो नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा आधार है जिसके आधार पे नागरिकता दिया जाता है, ठीक। अंडर व्हिच द सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स, ओके, व्हेदर इट बी इंडियंस और इंडियन ओरिजिन और फॉरेनर। देखिए, इसके साथ ही एक चीज और बता दूं, ए पर्सन हु हैज नो सिटीजनशिप, ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी देश का नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, स्टेटलेस, ठीक है। मतलब ए पर्सन हैविंग नो सिटीजनशिप ऑफ एनी country is called stateless, and the persons who lives on any territory whose border is not defined, okay, that persons are called borderlander, okay. See, while persons who lives on the territory whose status has not been recognized by any country, that is one who lives on the border area, okay. Such persons are called borderlander. देखिए, एक तो वो हो गया, ठीक है, कि जिनको किसी देश का नागरिकता नहीं मिला, ठीक है, उसको हम लोग स्टेटलेस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो लोग मतलब किसी ऐसे बॉर्डर एरिया में रहते हैं जिसको किसी कंट्री ने अपने टेरिटरी के रूप में पहचान दिया ही नहीं, ठीक है। ऐसा टेरिटरी जहाँ पे लोग रहते हैं और उस टेरिटरी को, चूंकि बॉर्डर एरिया में है, ठीक है, तो उस टेरिटरी को ना तो कोई मुल्क नहीं पहचानता है, ठीक है, कोई और मतलब, ठीक है। कुछ लोग ऐसे टेरिटरी में रहते हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, स्टेट रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है, मतलब कोई भी देश उनको पहचान नहीं दिया चूंकि वो बॉर्डर में है, ठीक है। तो वहां पे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बॉर्डरलैंडर, ठीक है, बॉर्डरलैंडर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ सी how one can get the citizenship in India, okay. Provisions mentioned in the citizenship Act of 1955 for
acquisition for the acquisition of the citizenship in India देखिए, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 11 में जो ये प्रोविजन दिया गया है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो सिटीजनशिप एक्ट को नियंत्रित करे, रेगुलेट करे, ठीक है। उसी के अंतर्गत 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिटीजनशिप, भारतीय सिटीजनशिप लेने का कि कौन कौन सा आधार होगा उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, नंबर 1 में बाय बर्थ, नंबर 2 में क्या है, बाय एक्विजिशन और incorporation of territory, of new territory। नंबर 3 में बाय डिसेंट, नंबर 4 बाय रजिस्ट्रेशन, and the last one is by naturalization। देखिए पांचवा क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए 1955 में जो प्रोविजंस, जो प्रावधान दिया गया, ठीक है, भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए, वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा टर्म एंड कंडीशन है। नंबर 1 बाय बर्थ, ठीक है, जन्म के आधार पे, बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, अगर भारत में कोई बगल का पड़ोस का टेरिटरीज भारत को मिल रहा है, ठीक है, या भारत ले रहा है उसको, अधिग्रहण कर रहा है उसका, ठीक है, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक आपरूपी हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद आया बाय डिसेंट, ठीक है। बाय डिसेंट में क्या आ गया, मैं एक के बाद एक डिस्कस करूंगा। बाय डिसेंट में ये हो जाता है कि जैसे मेरे माता पिता अगर भारतीय मूल के थे तो उनका जो मतलब चाइल्ड होगा वो नेचुरली भारत का नागरिक होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा कंडीशन है, हम लोग देखेंगे एक के बाद एक। एंड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने से भी होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना पड़ता है, जैसे कि कोई भारतीय मूल के नागरिक हैं और भारत से 50 साल से या 70 साल से 80 साल से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है, लेकिन वे भारतीय मूल के थे, ठीक है, उनके दादा परदादा का जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, 1935 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, वो सिटीजन थे, ठीक है। तो अगर वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, वो लोग अगर इंडिया में आके 7 साल या कुछ ऐसा प्रावधान है, ठीक है, अब 6 साल है, 5 साल मतलब रह लेंगे और 1 साल रजिस्ट्रेशन करने से 1 साल, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 6 साल, 6 साल घटा के कर दिया गया 2019 में। पहले क्या था, 14 साल था, फिर 14 से 11 और 11 से अब कितना हो गया, 6 साल, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूँ इन सबों को, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट काउंसिलिंग ऑफिस में करवाएगा, काउंसलर, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो एजेंसी नियुक्त किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे क्या हो गया, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन में क्या हो जाएगा, कोई विदेशी है जिसने अच्छा काम किया है, ठीक है, आर्ट्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह किया जिससे समाज को काफ़ी लाभ है, ठीक है, तो उनको भारतीय सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी हैं, एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ में क्या हो जाएगा,
any child born on the territory of India shall be the citizen of India। ठीक है, पहला सबसे क्या है कि कोई भी बच्चा अगर भारत में के जमीन पे जन्म लेगा तो वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। ठीक है, ये पहले की बात है। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए बाय बर्थ के अंतर्गत क्या क्या हम लोग एक के बाद एक देखते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। बाय बर्थ में नंबर 1 क्या हो जाएगा, एनी चाइल्ड born on the territory of India becomes citizen of India। ठीक है, any person born on or after 26th January 1950 but before 1st July 1987 shall be a citizen of India irrespective of the citizenship of his parents। देखिए बाय बर्थ के आधार पर क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, मतलब भारतीय नागरिकता लेने का बर्थ के आधार पर जन्म के अधिकार पर क्या क्या कंडीशन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एनी चाइल्ड बोर्न ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकम्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी बच्चा जो भारतीय जमीन पे जन्म लेता था उसको भारतीय नागरिकता मिल जाता था। ये पहले की बात है। ठीक है, इसी में चेंज और संशोधन किया जाने लगा बार बार। कब कब हुआ देखिए, हम आगे और भी है संशोधन वो दिखलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया लेकिन ये 1950 के पहले का बात था। यहाँ पे देखिए एनी पर्सन बोर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है, बट बिफोर 1 जुलाई 1987। ठीक है, कोई भी बच्चा जो भारत में जन्म लेगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में, ठीक है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन उसका बच्चा अगर भारत में जन्म लिया तो उसके क्या होंगे, संतान उनका जो होगा वो भारतीय कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई फॉरेनर है, अमेरिकन सिटीजन है, दोनों कपल क्या है, अमेरिकन है, चाहे एक ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है। ठीक है, अगर वो मतलब इससे गुजर रहा है, प्रेगनेंसी से गुजर रही है उसकी पत्नी, ठीक है, वो अगर इंडिया में घूमने के लिए आ जाए, ठीक है, और 9 महीना उसका कंप्लीट होने वाला रहे, ठीक है, और बच्चे का जन्म भारत में हो जाए, ठीक है, 1987 के पहले, ठीक है, तो उसका बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। ठीक है, आपरूपी हो जाएगा। ठीक है, अब वो इंडिया का भी सिटीजनशिप हो गया उसका बच्चा, और जहाँ जाएगा वहाँ भी कहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1987 के पहले का ये कंडीशन था। ठीक है, कि अगर भारत में जन्मेगा तो उसका माँ बाप कहीं का भी रहे, कहीं का भी नागरिक होगा, वो बच्चा क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, आगे देखें, एनी पर्सन, देखिए इसको ये भी कहा गया जूस सोली, जूस सोली मतलब जूस सोली मतलब राइट ऑफ द सॉइल।
ठीक है। इस कंडीशन को कि 1987 से पहले कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्मेगा, उसके माता पिता का नागरिकता किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, वो चूंकि बच्चा जन्म भारत में लिया है, ठीक है, तो जूस सोली का जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, यानी राइट ऑफ द सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट आ गया एनी पर्सन born on or after 1st July 1987 but before the enactment of the Citizenship Amendment Act 2003 with effect from the 3rd December 2004 shall be citizen of India if either of his parents are citizen ऑफ इंडिया। देखिए ये जो एक्ट है ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 1 जुलाई 1947 के दिन या उसके बाद लेके, ठीक है, 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, 2003 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, ये कब से लागू हुआ? 3 दिसंबर 1904 से, 3 दिसंबर 2004 से लागू हुआ। 2003 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना वो 3 दिसंबर 2004 से लागू किया गया, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 3rd दिसंबर 2004, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आया कि बच्चे का अगर कोई भी पेरेंट्स आइदर मदर और फादर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय है तो उसका बच्चा, ठीक है, जो कि अगर 3 दिसंबर 2004 से पैदा किया, मतलब पहले पैदा हुआ और 1 जुलाई 1987 के बाद, तो वो भारतीय सिटीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3rd हुआ। अब 4th देखते हैं हम लोग। एक मिनट, इसी के अंतर्गत, ठीक है, चूंकि इसमें हमने क्या कहा, आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी हैव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड हैव सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको जुस सोली का, ठीक है, राइट ऑफ द सॉइल, इसको क्या कहेंगे, जुस सैंगुइन्स। सैंगुइन्स का मतलब क्या होता है? ब्लड, ठीक है, मतलब जो बाय डिसेंट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं जुस सैंगुइन्स। इसको ऐसे लिखते हैं, जुस सैंगुइन्स, मतलब राइट ऑफ द ब्लड, ठीक है, डिसेंट, ठीक है, उनके वंश के हुए, ठीक है, डिसेंट, राइट ऑफ द ब्लड। सैंगुइन्स एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, सैंगुइन्स लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या हो गया? ब्लड, ठीक है। तो राइट ऑफ द ब्लड, ये कॉन्सेप्ट के आधार पे उनको नागरिकता मिल जाता है, ठीक है। ये कहीं भी जन्म हुआ हो बच्चे का, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, द पर्सन हु इज बोर्न टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स हु वेर हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई अगर भारतीय हैं, ठीक है, और वो कहीं भी जन्म लिए हो, जरूरी नहीं है कि भारत में, कहीं भी, ठीक है, अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे जर्मनी में, कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन उसके माता और पिता में से कोई अगर एक भारतीय है
तो वो बच्चा आपरूपी क्या हो जाएगा, स्वतः ही वो भारत का नागरिक बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, राइट ऑफ द ब्लड, ठीक है, और जूस सैंगुइस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड था, ठीक है। अब देखते हैं now see any person born on or after 2003, that is 3rd December 2004, shall be a citizen of India if both of his parents are citizen। देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, अगर उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं तो ही उसका बच्चा क्या होगा, भारतीयता उसको मिलेगा, नागरिकता, भारत का नागरिकता उसको मिलेगा। देखिए तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि इसमें हर अमेंडमेंट के साथ कुछ न कुछ नया चीज़ आ रहा है, लेकिन जो बेसिक ये था प्रोविजंस था 1955 के सिटीजनशिप एक्ट का, वो वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आते जा रहा है। जैसे 1950 के मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन अगर जन्म लिया, या 1987 1 जुलाई 1987 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बीच का जन्म लिया, तो क्या होगा, कहीं मतलब भारत का में अगर आके जन्म ले लिया, उसके माता पिता का नेशनैलिटी कुछ भी हो, भारत में जन्म ले लिया तो उसको भारतीयता मिल जाएगा उस बच्चे को। फिर हमने देखा कि नहीं, उसका कम से कम एक गार्जियन जो है, चाहे फादर चाहे मदर, एक उसका क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, तो वो होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं 2004 में ये नियम आ गया कि नहीं, दोनों माता पिता दोनों भारतीय होगा तो उसका बच्चा ये हो जाएगा, भारतीयता मिल जाएगा, ठीक है, उसके बच्चे को। देखिए इसमें एक चीज़ और आ गया, ठीक है, कि कोई भी बच्चा जिसके माता या पिता, ठीक है, आइदर में से कोई भी एक क्या है, राजदूत है, ठीक है, भारत में किसी फॉरेन कंट्री का, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा उसको भारतीय नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही कोई इनेमी एलियन है या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भारत में है, ठीक है, तो उनके बच्चों को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, उनको दर्जा नहीं दिया जाएगा भारतीय नागरिक का, ठीक है। अब इसको ठीक से समझते हैं, मतलब राजदूत के सेंस में, ठीक है, मैं बताता हूँ। एनी पर्सन, ये डी नंबर प्रोविजन हो गया और ये ई नंबर, ठीक है। एनी पर्सन born to an NY that is ambassador, राजदूत, any person born to an NY either mother or father or enemy alien or an illegal immigrants will not get citizenship of India. 2003 ठीक है के बाद, ठीक है, या फिर कहें कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी बच्चा जन्म लिया उसके दोनों माता और पिता भारतीय होने चाहिए, तो उसका बच्चा भारतीयता होगा।
भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट है, कोई भी अगर राजदूत है, ठीक है, जो भारत में है, ठीक है, आइदर मेल और फीमेल, अगर उसका बच्चा हुआ, वो क्या किया, जैसे भारत में पाकिस्तान का कोई राजदूत है, चाहे चाइना का हो चाहे ब्रिटेन का कोई राजदूत है भारत में, ठीक है, वो किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लिया, ठीक है, और उसका बच्चा क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा उसको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या है, एनी इनेमी एलियन, ठीक है, इनेमी एलियन किसी कोई फॉरेन कंट्री है जो भारत का विरोधी है, जैसे पाकिस्तान है, तो उस वहाँ के नागरिक को नहीं मिलेगा, ठीक है। और भारत में राजदूत है, इनेमी एलियन है, ठीक है, भारत में राजदूत है। और एन इलीगल मैन इमिग्रेंट, कोई भारत में अवैध रूप से रह रहा हो, मतलब उसके पास वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है, या फिर वीज़ा है लेकिन वो वीज़ा का क्या है, डेट एक्सपायरी हो गया है, ठीक है, तो ऐसे इमिग्रेंट्स और उनके जो बच्चे होंगे उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट्स हैज बीन डिफाइंड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 एज अंडर, सी इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट हैज बीन डिफाइंड in the Citizenship Amendment Act 2016, Citizenship Amendment Act 2016, that anyone holding fake passport or the date of his visa has been expired, ठीक है। 2016 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार कोई भी ऐसा नागरिक, मतलब किसी भी देश का जो भारत में आया हो, उसके पास मतलब फेक, मतलब गैर कानूनी जो पासपोर्ट है वो हो, ठीक है, फिर जाली पासपोर्ट उसके पास हो, और दूसरा या फिर उसका जो वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त कर गया हो, लैप्स कर गया हो, ठीक है, तो इसको इलीगल इमिग्रेंट्स के श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरीज इनटू इंडिया, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी, देखिए हमारा जो सेकंड मेथड है, ठीक है, जिसके तहत कोई भी नागरिकता भारत का, ठीक है, ग्रहण कर सकता है, वो क्या है, बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी पार्ट है टेरिटरी का जो भारत के साथ विलय करने की इच्छा रखता है, ठीक है, तो उसके जो नागरिक होंगे उस कंट्री के या उस लैंड का, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब जैसे कौन कौन सा ऐसा स्टेट था जो मिला भारत में, तो देखिए सबसे पहले सिक्किम, देखिए सिक्किम, बाद में लिखते हैं इसको, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब कुछ स्टेट थे पहले, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट थे, भारत में नहीं थे विलय, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेबिसाइट वगैरह कराया गया, ठीक है, और वहाँ के जैसे सिक्किम का क्या हो गया, भारत के साथ विलय हुआ, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। तो देखिए एनी स्टेट और पार्ट ऑफ टेरिटरी
which becomes part of India gets the status part of India gets the status of the Union of India, and the central government issues it on the official gazette. Example: Goa, Sikkim, Daman and Diu, पुडुचेरी, ठीक है। देखिए, भारत को आज़ादी मिलने के बाद मतलब 1947 के बहुत बाद, ठीक है, गोवा, सिक्किम, दमन दीव और पुडुचेरी भारत में विलय हुआ, ठीक है। क्योंकि गोवा में किसका शासन था? गोवा में शासन पुर्तगालियों का था, ठीक है। और पौंडीचेरी में जो अभी पुडुचेरी है, इसका यहाँ पे किसका शासन था? फ्रेंच का था, ठीक है। उसी तरह सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था जहाँ पे मोनार्की था। तो ये सब क्या हो गए? ये सब तैयार हो गए और भारत में विलय करने का मन बना लिया। तो भारत में विलय होने के साथ ही यहाँ के जो नागरिक थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। तो एक मेथड ये भी है भारत में सिटीजनशिप लेने का, एक मेथड ये भी है बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो क्या हो जाएगा? बाय डिसेंट, ठीक है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक था, ठीक है, 1935 के बाद, ठीक है, और उसके बच्चे क्या हो गए? पार्टीशन के पहले या पार्टीशन के बाद भारत से बाहर चले गए, ठीक है। तो उनके जो बच्चे होंगे वह स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो बाय डिसेंट का जो मेथड है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड इज बाय डिसेंट। से ये जो थर्ड मेथड है बाय डिसेंट, इसमें क्या हो जाएगा? एनी पर्सन बोर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 विल बी कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, देखते हैं इसमें कंडीशंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। नंबर ए में एनी पर्सन born on or after 26th of January 1950 and before 10th December 1992 shall be a citizen of India if his father is a citizen of India। देखिए, ऐसे बच्चे, ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, ठीक है, जिनका जन्म हुआ, कम से कम उनके पिता अगर भारतीय हैं
तो उनके बच्चे भारतीय होंगे। ठीक है, बाय डिसेंट का ये पहला प्रोविजन है। और दूसरा प्रोविजन क्या होगा, इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे इसलिए किया गया कि पहले सोचा गया कि चलो जो मतलब मेल हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में सोचा गया कि नहीं फीमेल भी जॉब करने मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी से बाहर जा सकती है, ठीक है, वो भी किसी दूसरे सिटीजनशिप से शादी कर सकती है, तो उनके बच्चे को भी मिलना चाहिए। तो फिर इसमें चेंज किया गया, ठीक है, इसमें ये चेंज किया गया कि मतलब 10 दिसंबर 1992 से के बाद, ठीक है, जो भी और 2004 से पहले, ठीक है, कोई भी मतलब मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आइदर मदर और फादर, ठीक है, सिटीजन होना चाहिए कम से कम। तो इसमें देखें एनी पर्सन born on or after 10th December 1992 but before 3rd December 2004 that is 2003 2003 में एक्ट बना था, ठीक है, और इफेक्ट में आया 3 दिसंबर 2004 से। shall be a citizen of India if either of his parents has an Indian citizenship। देखिए इसका सेकंड प्रोविजन क्या कहा कि 2004 से पहले जो भी बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है, उनके कोई भी माता पिता मतलब चाहे तो माता या फिर पिता कोई भी अगर भारतीय नागरिक है तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिक का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले में क्या था कि सिर्फ फादर का था, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, मदर और फादर दोनों में से कोई, तो क्या हो जाएगा उसके बच्चे को दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट प्रोविजन है एनी पर्सन born on or after 3rd December 2004 shall be a citizen of India if and only if his either of the parents has made registration of his birth 1 year after his birth। देखिए ये जो थर्ड प्रोविजन है वो ये है कि एनी पर्सन बॉर्न, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो जन्म लिया, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 से पहले उनके कोई भी माता पिता अगर भारतीय हैं तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिक का दर्जा तब मिलेगा जब उनके जन्म के 1 साल बाद भारतीय जो मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, मतलब इंडियन जो कॉन्सुलेट है, ठीक है, उस ऑफिस में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है उस बच्चे का, ठीक है, तब बाय डिसेंट के मेथड से उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा,
ठीक है, कि मतलब माता या और पिता में से कोई भी भारतीय है, ठीक है, और उसका बच्चा अगर जन्म लिया तो उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है, जन्म के 1 साल बाद। और फिर इसमें एक प्रोविज़न और भी है, ठीक है, वो ये है कि पार्लियामेंट ये जो 1 साल का जो पीरियड है, 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन करवाने का, इसको चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, समय समय पे, ठीक है। अभी फिलहाल 1 साल का है, ठीक है, और ये समय समय पे चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, ये हो गया बाय डिसेंट, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें संशोधन के साथ ही कुछ चेंजेस लाया गया, ठीक है। जो मेन प्रोविजंस था 1955 में, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाया गया, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, उसको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने रिसेंट देख लिया, बाय सबसे पहले हम लोगों ने बाय बर्थ देख लिया, मेथड ऑफ गेटिंग सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद हम लोगों ने देखा बर्थ के बाद बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बाय डिसेंट। अब हम लोग देखेंगे बाय रजिस्ट्रेशन मेथड। See, now the next is by registration. By registration in the Indian consulate. The next method of acquiring the citizenship of India is by registration in the Indian consulate office. Okay, see, in this method any person of Indian origin who is residing in India for at least 7 years can acquire the citizenship of India. Any person who is of Indian origin and who is ordinarily residing in India for at least 7 years. Okay, next is if the person is married to the person of Indian origin. If the person is minor to the parents of Indian origin. If the person whose parents are Indian origin and their parents or were citizens of India
immediately after the independence and is residing in India from 1 year immediately before making registration. See, रजिस्ट्रेशन मेथड में क्या होगा कि इंडियन कॉन्सुलेट जो है, ठीक है, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। किसको? एनी पर्सन, कोई भी आदमी अगर वो भारतीय मूल का है, ठीक है, और वो कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है, भारतीय मूल और 7 साल से भारत में रह रहा हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि हो सकता है उसके पूर्वज, ठीक है, मतलब 1935 के बाद गए हों, ठीक है, आज़ादी से पहले, और 1935 के बाद विदेश में गए हों, ठीक है। तो वैसे मूल के निवासी अगर 7 साल भारत में रहेंगे तो उनको नागरिकता का अधिकार दे दिया जाएगा। और अगला क्या है? इफ द पर्सन इज मैरिड टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि 2 मेल की शादी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक फीमेल है तो दूसरा मेल होना चाहिए, ठीक है। इफ द पर्सन इज मैरिड टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है या कोई महिला है, ठीक है, उसकी शादी अगर किसी दूसरे से होती है, ठीक है, तो जो दूसरा है उसको भी मिल जाए भारतीय नागरिकता। और तीसरा क्या है? अगर कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी है, भारतीय मूल का आदमी है, तो उसके अगर बच्चे माइनर हैं, ठीक है, 18 साल से कम उम्र है, तो उसको भी नागरिकता मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कोई भी पर्सन जिसके पेरेंट्स भारत का जब आज़ादी मिला उस समय वो लोग भारत के नागरिक थे, ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी जो कि या उसके बच्चे, ठीक है, जो कि जब भारत को आज़ादी मिला उस समय वो भारत के नागरिक थे, लेकिन बाद में वो बाहर चले गए, विदेश चले गए, ठीक है। तो वो ऐसे व्यक्ति जो भारत में आ गए फिर से, ठीक है, और 1 साल, ठीक है, मतलब पहले से भारत में रह रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन कराने गए उससे पहले 1 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक और इसका प्रोविजन है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज के लिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एक और प्रोविजन है कि उनको भी इंडियन मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो ऐसे लोग होते हैं भारतीय मूल के जिनको कि भारत में रह के काम करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। एक कार्ड होता है, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के लोग हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है, मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है, उनको वो कार्ड मिल जाता है तो वो भारत में आके कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि OCI है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है और भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो भारत में 1 साल रह के वो तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वो भी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो 5th प्रोविजन है वो ये है कि एनी पर्सन who is overseas citizens of India are the persons who get the right to reside and work in India. Can make an application of registration
just after residing in India for 1 year। देखिए 1 साल रह के, ठीक है, कोई भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो होते हैं जिनको भारत में रहने का और कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा, ठीक है, वो है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, मेथड ऑफ गेटिंग और एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थ्रू नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन See, any person who is willing to get the citizenship of India in the condition of naturalization has to reside in India for at least 11 years prior to the 14 years of his residence in India shall get the citizenship of India. Okay, but the condition is that the person should not be an illegal migrant, मतलब गैर कानूनी तरीके से भारत में ना आया हो। ठीक है, एंड नंबर सेकेंड, दैट ही मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस दैट आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल। ओके, 8वीं शेड्यूल में जो भी मतलब लैंग्वेजों का वर्णन है, ठीक है, उनमें से किसी एक का नॉलेज उनके पास भली प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज मेंशन है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला, ठीक है, मैथिली और इसके अलावा कन्नड़, तमिल वगैरह। ठीक है, तो उनको किसी भी 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज मेंशन्ड है भारतीय संविधान में, उसमें से किसी एक का अच्छा जानकार रहना हो चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ उस आदमी को अच्छे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, गुड कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद किसी भी भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 8वीं सूची में जिसका वर्णन है, उसमें से किसी एक लैंग्वेज में का जानकार होना चाहिए और इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन का एनी पर्सन हु इज विलिंग टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया must reside in India for at least 11 years prior to 14 years his residence and 1 year immediately before making registration। ठीक है, this time period of 11 years has been decreased to 5 years in the Citizenship Amendment Act 2019. Okay, and 1 year immediately before
making an application. So a total of 6 years of residence is required. From the सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009। ठीक है, देखिए पहले क्या था, 2019 के पहले क्या था कि जो भी भारत का नागरिक लेने का इच्छुक है उसको कम से कम 14 साल के अपने 14 साल के प्रवास में कम से कम 11 साल, ठीक है, कंसिस्टेंटली भारत में रहना पड़ता। ठीक है, और 1 साल जब वो एप्लीकेशन करता रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है, तो 1 साल ठीक एप्लीकेशन के पहले भी भारत में रहना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 11 और 1 12 साल। ठीक है, तो ये समय जो है ये घटा दिया गया। 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उसमें क्या किया गया, 11 ईयर्स की जगह 5 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, और इसके साथ ही 1 साल रजिस्ट्रेशन करवाने से 1 साल पहले वो भी समय, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 6 साल। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। इसका अर्थ हो गया कि जैसे हम आज रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो इससे पिछले 1 साल तक हम भारत में रहें। ठीक है, तो 5 साल पहले और 1 साल ये कितना हो गया, कुल मिलाकर 6 साल। ठीक है, तो ये था हमारा बाय नेचुरलाइजेशन, और इसमें कंडीशन क्या क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, 3 कंडीशन है, जैसे कि पहला कि हैविंग गुड कैरेक्टर, ठीक है, और कम से कम ये जो 6 साल का पीरियड है उसमें 2 ईयर्स का किसी भी तरह का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो किसी तरह का अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है और 2 साल, इस 6 साल में 2 साल उसको क्या हो रहा है, सश्रम कारावास हो रहा है। ठीक है, तो उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको कम से कम 2 साल का सज़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा कि कम से कम उसको किसी भी भारतीय जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, और 2 साल का सश्रम कारावास उसको नहीं मिलना चाहिए। कब, इस 6 साल के दौरान, इस 6 साल के भारत के प्रवास के दौरान 2 साल का सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। इस कंडीशन पे उसको भारत का नागरिकता मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन का, इसके तहत जो 2019 में नया इसमें संशोधन किया गया, इसके अनुसार ये है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे चाहे बांग्लादेशी हैं जो कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से जूझ रहे थे, इस निंदा से, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब सज़ा से बचने के लिए वो भारत आ गए और भारत में उन सभी को, ठीक है, सिटीजनशिप दे दिया गया। ठीक है, तो बहुतेरे लोग मध्य प्रदेश में गए, ठीक है, कुछ आपको महाराष्ट्र में आके बस गए। ठीक है, तो उनको नागरिकता दे के बसाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे हिंदुओं को, सिख को भी बसाया जा रहा है, सिख को, क्रिश्चियन को, ठीक है, तो इन सबों को, और बुद्धिस्ट को, ठीक है, सिटीजनशिप देने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही इसमें ये भी है, ठीक है, इतने कंडीशन के बाद मैंने ये भी कहा कि अगर कोई आदमी साइंस और आर्ट्स के क्षेत्र में कुछ अच्छा योगदान करता है, रिसर्च वर्क वगैरह में, ठीक है, तो उसको भारत सरकार उसको भी नागरिकता देती है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक है, now see, after discussing the method of acquisition of citizenship in India, we are now going to discuss about the ways of losing the citizenship in India. Okay, ways of losing citizenship in India. See, there are 3 ways by which
anyone can lose the citizenship of India. Okay, number one is by renunciation. Okay, in this process the person voluntarily gives up his citizenship. ओके मतलब अपनी इच्छा से कोई छोड़ देता है भारतीय नागरिकता, ठीक है, ये हो गया बाय रिनंसिएशन. सेकेंड इज बाय टर्मिनेशन. इफ एनी पर्सन गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री देन ऑटोमेटिकली हिज सिटीजनशिप इन इंडिया विल गेट्स टर्मिनेटेड. ओके, अगर कोई किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है. एंड नंबर थर्ड इज बाय डिप्राइवेशन. Okay, if any person is indulged in anything which is contradictory to the people of India or against the interest of the Indian nation, okay, then he will be gets deprived of his citizenship. Okay, or if he helps in the war to any enemy country, okay, then also he will be deprived of his citizenship of India. Okay, so now let us see. By termination and by deprivation. Okay, anyone gives his citizenship voluntarily. अपनी इच्छा से कोई अपना नागरिकता छोड़ दे तो वो चला जाता है बाय रिनंसिएशन. बाय टर्मिनेशन बाय एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर नेशन. अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता उसका स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है. सो बाय टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन एंड बाय डिप्राइवेशन, इफ एनी पर्सन acquires the Indian citizenship fraudulently or using fake documents or helping enemy during wars, or these activities are contradictory to provisions incident in the Constitution. देखिए डिप्राइवेशन में क्या क्या है. अगर कोई फ्रॉडुलेंट मीन्स से मतलब गलत तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर लेता है, या फिर फर्जी कागजातों के बल पे, या फिर किसी दूसरे मतलब जो दुश्मन कंट्रीज है उसको वार के टाइम में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर उसका जो क्रियाकलाप है, ठीक है, वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कर रहा है, तो उसका जो नागरिकता है वो छीना जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. देखिए
संविधान के आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। और उसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि सिटीजनशिप के एक्ट में वो चेंजेस ला सके, संशोधन ला सके, अमेंडमेंट कर सके समय समय पर, ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। सो आर्टिकल 5 to 11 in the Constitution of India states see Article 5 citizenship at the commencement of the Constitution. Okay. Article 6 right of citizenship to certain persons who migrated to India from Pakistan. Article 7 rights of citizenship of certain persons who migrated to Pakistan. From India. Article 8 right of citizens who are persons of Indian origin residing outside India. Article 9 persons voluntarily acquiring citizenship of any other nation shall not be a citizen of India. Article 10 continuance of the right of citizens. And Article 11 says Parliament has the right to regulate the citizenship acts.
Okay. See, these are articles which are mentioned from Article 5 to Article 11, which speaks about the rights of citizenship. Okay, and according to these provisions of the Constitution only, that the Parliament has enacted Citizenship Act of India 1955, which is the basic provisions mentioned in the Constitution. Okay, and then several amendments were made in the Citizens Act 1955. Okay, so see, number one, I will deal each one by one. Okay, so number one, citizenship at the commencement of the Constitution. ठीक है, संविधान के निर्माण के बाद के समय, ठीक है, सिटीजनशिप का क्या था, ठीक है, जिस समय में संविधान लागू किया गया उस समय नागरिकता क्या था, ठीक। एनी पर्सन हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन, ठीक है, भारत में डोमिसाइल था, ठीक है, जिसका घर है, डोमिसाइल का अर्थ क्या हो गया, अधिवास, ठीक है, जिसका घर था भारत में, वो सिटीजन होगा, कहाँ का, इंडिया का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके साथ ही, ठीक है, एनी पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, और आइदर ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वे आर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और एनी पर्सन who was residing in India 5 years before the commencement of the Constitution, ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण के 5 साल पहले से जो भारत में वास कर रहे थे, ठीक है, वो उनका भी क्या होगा, सिटीजनशिप, किस समय में, संविधान बनने के टाइम में। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि भारत में जो लोग भी अधिवास कर रहे थे 5 साल पहले से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के 5 साल पहले से, क्योंकि देखिए भारत में भारतीयों के अलावे बहुत और भी लोग थे, ठीक है, जो कि भारत में रह रहे थे। भारतीयों के अलावे पारसीज थे, जिनको ईरानियन भी कहते हैं, और उनके साथ साथ और कौन थे, पुर्तगाली थे, जिनको पोर्टुगीज कहते हैं, फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के से पहले से रह रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज हु वेर रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन लोगों को भी नागरिकता का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 क्लियर है, ठीक है। किस किस प्रकार से मिला कि जिनका भी घर, यानी कि जो भी डोमिसाइल थे भारत में, वो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत के नागरिक होंगे, वो या उनके दादा या परदादा या उनके भी परदादा, ठीक है, भारत में के अगर सिटीजन थे, ठीक है, 1935 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे भारत के। और इनके साथ साथ और वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण के 5 साल पहले तक से, ठीक है, भारत में निवास कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होने के 5 साल पहले से निवास कर रहे हो, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें ये कहता है, ठीक है, कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, ठीक है, मतलब आर्टिकल 5 में जो भी दिया गया उसको छोड़ के, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग गिवन इन आर्टिकल 5, ठीक है, एनी पर्सन हु माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय टेरिटरी में आ गए, ठीक है, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि अभी के पाकिस्तान है, ठीक है, तो इंडिया में आ गए, ठीक है, ऑन और बिफोर, देखिए ऑन और बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948, ठीक है, ऑन और बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948,
जो लोग भी भारत में आ गए, ठीक है, पाकिस्तान से 1948 से पहले, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। और इसका दूसरा क्लॉज ये कहता है, ठीक है, ये क्लॉज 1 हुआ। इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि जो भी पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करके आ गए, क्या कहता है ये, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो जो 1948 के दिन या 1948 के बाद आ गए, ठीक है, भारत में, ठीक है, या जिनके दादा या परदादा भारत आ गए, ठीक है, इंडिया में जन्मे थे, ठीक है, और 1935 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, क्योंकि 1935 का एक्ट क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया था, ठीक है, तो 1935 के एक्ट के अनुसार वो इंडियन सिटीजन थे, ठीक है। और क्या किए, 19 जुलाई 1948, ठीक है, के पहले या उस दिन आ गए, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, सिटीजनशिप हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो 19 जुलाई 1948 और 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, आ गए भारत में, ठीक है, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अनुसार वो भारतीय नागरिक थे, ठीक है। तो वैसे सिटीजन को भारतीय जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए, मतलब इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस जो था, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता है, ठीक है, कि वो भारत में रहना चाहते हैं और भारत के नागरिकता के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम उनको वो एप्लीकेशन देने से पहले 6 महीने तक कम से कम भारत में अधिवास किए होना चाहिए था उनको, ठीक है। जैसे कि अगर वो 1950 में अगर कर रहे हैं, ठीक है, नागरिकता के लिए, भारत में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, ठीक है, तो कम से कम 1950 से 6 महीने पहले, ठीक है, यानी 1949 के मई जून तक, ठीक है, 6 महीना पहले तक उनको रहना पड़ता भारत में। अगर 6 महीना कोई रह लिया है तो वो एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस हो गया। एक हो गया जो 19 डे ऑफ 1902 प्रोविजन दिया गया है इसमें, ठीक है, मतलब आर्टिकल 6 के अंतर्गत। एक ये हो गया कि जो लोग भी 19 डे ऑफ जुलाई 1948 से पहले आ गए भारत में, ठीक है, और उनके दादा या परदादा या वो स्वयं, ठीक है, भारत के नागरिक थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग 19 डे ऑफ जुलाई 1948, ठीक है, इस दिन या इसके बाद आए भारत में, ठीक है, पाकिस्तान से, जो अभी का फिलहाल का पाकिस्तान है वहाँ से, ठीक है, 1948 के बाद, तो उनके साथ क्या हो गया कि उनको 6 महीने प्रायर, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ही विल हैव टू रिसाइड इन इंडिया इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, जिस दिन वो आवेदन जमा करेंगे, ठीक है, नागरिकता पाने के लिए, ठीक है, उसके 6 महीने पहले भारत में उनका अधिवास होना जरूरी था, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 6 हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। देखिए आर्टिकल 7 हमारा कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, उनके अधिकार, उन नागरिकों के अधिकार, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को चले गए भारत छोड़ के, ठीक है। तो इसमें यह कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड इन द आर्टिकल 5 and 6, ठीक है, मतलब 5 और 6 के प्रोविजंस को छोड़ के यहाँ पे ये कहता है कि एनी पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो भी लोग भारत को छोड़ के पाकिस्तान का सिटीजनशिप ले लिए, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, ठीक है, आर्टिकल 5 और 6 के प्रोविजंस को छोड़ के आर्टिकल 7 के प्रोविजंस के अनुसार, ठीक है, जो लोग भी 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, आफ्टर द 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भी भारत से माइग्रेट करके पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद
जिन्होंने फिर से बना लिया, ठीक है, और वहाँ से क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट करवा दिए किसी भी लॉ ऑफिस में जाके, ठीक है, ठीक है, और रीसेटलमेंट करना चाहते थे जो इंडिया के साथ, जो वापस आना चाहते थे, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद। एक तो चले गए वो, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, भारत में आने का मूड बना लिए और रीसेटलमेंट करवा लिए वहाँ पे लॉ ऑफिसर से कि, और वो इंडिया में आकर परमानेंटली रीसेटलमेंट करना चाहे, ठीक है। तो वैसे लोगों को लिए, ठीक है, इंडिया अपना सिटीजनशिप उनको दे देगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 7 हो गया 1 मार्च 1947 के हिसाब से, ठीक है। उसी आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजन्स हु आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस, एनी पर्सन either of his parents or grandparents who were citizens of India or who were born in India, who were person or his parents or grandparents born in India according to the provisions of Government of India Act 1935 से, ऐसे भारतीय मूल के लोग, ठीक है, जिनका जन्म या जिनके माता पिता या जिनके दादा परदादा का जन्म, ठीक है, भारत में, ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार हुआ, ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो कुछ भी प्रोविजंस था उसके अनुरूप अगर जिनके माता पिता का या जिनका जन्म या जिनके दादा दादी का जन्म हुआ भारत में, वो लोग भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको जो भी डिप्लोमेटिक चाहे कॉन्सुलेट ऑफिस है, ठीक है, भारत के बाहर जिस देश में वो रहते हैं उस देश में जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस है इंडिया का, उस देश में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भारत का नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। यह आर्टिकल 8 हो गया। अब आर्टिकल 9 ये कहता है कि पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजन्स ऑफ एनी अदर नेशन शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो लोग भी अपनी इच्छा से किसी और कंट्री का ले लेते हैं सिटीजनशिप, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अनुरूप ये होगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8, ठीक है। इसके अनुरूप जो नागरिकता दिया जाता है भारत में, ठीक है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अनुसार, ठीक है। तो मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ, ठीक है, मेयरली बाय फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ से merely by virtue of fulfilling the criteria of Article 5, Article 6 or Article 8, one cannot become the citizen of India if he has acquired the citizenship of any other nation, ठीक है। किसी और देश का ले लिया तो आर्टिकल 5, 6 और आर्टिकल 8 काम नहीं करेगा और उसका सिटीजनशिप, भारतीय सिटीजनशिप उसका चला जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन, ये तो हो गया आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 देखते हैं, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन का जो नागरिकों का जो अधिकार है, ठीक है, उसको जारी रखा गया, ठीक है। तो उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो समय समय पे कि किस किस आधार पे, किस किस क्राइटेरिया पे सिटीजनशिप दिया जाना चाहिए, किस किस क्राइटेरिया पे सिटीजनशिप छीना जाना चाहिए, ये सारा चीज़ कौन रखेगा और नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। जो भी सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे उनको क्या क्या मिल जाता है? सिविक, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल राइट्स,
ठीक है, जो भी कंट्री में होता है वो सारे के सारे उनको मिल जाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति को किसी कंट्री का नागरिकता मिल जाता है तो उसके साथ ही, नागरिकता मिलने के साथ ही उनका सिविक, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल राइट्स जो भी उस कंट्री में दिया जाता है वो सब उनको मिलने लगता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 10 के बाद आर्टिकल 11, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप एक्ट्स। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो इसमें मतलब नागरिकता के अधिकार में, ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून होगा वो बना सकता है। ठीक है, और प्रोविजंस में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, देखिए ये तो था कि किस किस आधार पे सिटीजनशिप मिलेगा और किसको किसको पार्लियामेंट मतलब सिटीजन कहेगा अपना। ठीक है, तो एक बार सिटीजनशिप मिल जाए, नागरिकता मिल जाए, तो उसके साथ ही उसको कौन कौन से अधिकार मतलब भारतीय संविधान ने दिए हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कोई जो भारतीय नागरिक है उसको भारतीय संविधान किस किस प्रकार की सुविधाएं, ठीक है, और कौन कौन से अधिकार देती है। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, like any other nation, India also defines its like any other nation, India has also two kinds of persons. Okay, citizens and aliens or foreigners or foreigners. See, aliens are of two types: enemy aliens and aliens. Friendly nation. Aliens from friendly nation and aliens from enemy nation. Okay. So see, there are certain rights which are enjoyed by the citizens of India only. Okay, and certain rights are also enjoyed by the aliens. Okay, for the enemy aliens, right to protection from arrest and detention has not been given. Okay, deprived of right to protection against arrest and detention. जो फ्रेंडली होंगे, जो फ्रेंडली नेशन के एलियंस होंगे, उनको ये अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इनेमी एलियंस को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इनेमी एलियंस को नहीं रहेगा लेकिन फ्रेंडली एलियंस को रहेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इसको रहेगा। ठीक है, और देखिए सिटीजन्स जो रहेंगे उनको कौन कौन सा अधिकार मिला है? आर्टिकल 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30। ठीक है, और इन सब के अलावा भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन assembly association movement residence and profession। ठीक है, एंड आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार, ठीक है, संविधान के हिसाब से, ठीक है, जो सिटीजन्स होंगे उनको कौन कौन सा अधिकार होगा। आर्टिकल 15 के अंतर्गत प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव से रक्षा मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इस सब आधार पे, रिलीजन, रेस, इस सब के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई ऑफिस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो अब समान अवसर दिए जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ समान अवसर। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, तो एक एक पॉइंट और सब क्लॉज जो जितने हैं, जितने एक्सेप्शंस हैं, उन सब पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट में चूंकि सिटीजनशिप चल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्लास को लेंदी ना करते हुए इसको शॉर्ट में ले चलते हैं। ठीक है, तो जैसा लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सभी को, जो भी नागरिक होंगे भारत के, उसको मतलब बोलने का और अपने को एक्सप्रेस करने का जो भी मीन्स हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे साइन में हो, जिस भी तरीका का हो। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये सब का अधिकार होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा अधिकार हुआ। नागरिकों को जो अधिकार मिला हुआ है ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार से हैं। ठीक है, तो अगर इसका कोई अगर वायोलेशन होता है इन अधिकारों का, तो मतलब नागरिकों को ये अधिकार है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो रिट्स दायर करेगा। ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, लोकहित याचिका। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये अधिकार के साथ साथ, ठीक है, पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गिवन privileges as well as rights and privileges are given to the citizens of India. So these were the rights, and what are the privileges? privilege कौन कौन सा, ये सब क्या हो गया, राइट, अधिकार, ये हो गया अधिकार। ठीक है, और ये हो गया प्रिविलेजेस। ठीक है, तो प्रिविलेजेस क्या क्या हो जाएगा, नंबर 1 राइट टू वोट, फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ठीक है, राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। देखिए, राइट टू वोट फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, राइट टू कॉन्टेस्ट, ठीक है, चुनाव में हिस्सा ले सकता है, मेंबरशिप के लिए खड़ा हो सकता है, मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का ये भी अधिकार होगा। राइट टू स्टैंड फॉर
public offices like president, vice president, attorney general, जजेस etc। ठीक है, पब्लिक ऑफिस जो भी होगा हायर डिग्निटरीज का, ठीक है, उस वहाँ पर भी ये लोग अपीयर हो सकते हैं, अधिकार। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सारी ये दिया गया, ठीक है, मतलब प्रिविलेजेस, तो इसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी दिया गया। राइट प्रिविलेजेस के साथ ड्यूटी भी दिया गया। तो ड्यूटीज क्या दिया गया सिटीजन्स को? ड्यूटीज given to the citizens, payment of taxes, obey the rules, respect the national anthem and national flag etc। देखिए, ये सारे कुछ ड्यूटीज हैं जो कि राइट एंड प्रिविलेज के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी दिया गया सिटीजन्स को। ठीक है, सभी को डिटेल में देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डिटेल में देखेंगे। देखिए, ड्यूटीज के साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के केस में देखिए, प्रेसिडेंट, देखिए इंडिया के केस में और अमेरिका के सेंस में, ठीक है, इंडिया में जो सिटीजन होगा, ठीक है ना, सिटीजन बाय बर्थ as well as naturalized citizens can appear for the post of president। ठीक है, इंडिया के केस में जो सिटीजन बाय बर्थ होगा, जो नागरिक देश के मतलब जन्म से नागरिक होंगे, ठीक है, वो और जो नेचुरलाइज्ड नागरिक होंगे, जैसे कि कोई फॉरेनर्स भी और इंडियन नागरिक के लिए अप्लाई कर दिया इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो भी मतलब जो एक्वायर्ड सिटीजनशिप होंगे, जो एक्वायर करेंगे सिटीजनशिप बाहरी फॉरेनर, उनके लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है ये खुला हुआ है। ठीक है, कोई भी बन सकता है, लेकिन सिटीजन होना चाहिए बाय बर्थ और बाय एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन अमेरिका के सेंस में क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ओनली द सिटीजन बाय बर्थ आर एलिजिबल and not the naturalized citizen। ठीक है, अमेरिका के सेंस में क्या होगा कि जो सिर्फ बर्थ से सिटीजन है अमेरिका का, वही सिर्फ प्रेसिडेंट के पद के लिए हकदार होगा। ठीक है, जो नेचुरलाइज सिटीजन है वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रेसिडेंट के पद के लिए, ये भी खास अंतर है। ठीक है, और हमारा जो सिटीजनशिप इन इंडिया है, ठीक है, citizenship in India provides single citizenship। India provides single citizenship।
ठीक है, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप एज अगेंस्ट द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द अमेरिका. अमेरिका provides dual citizenship. Okay, and this provision of single citizenship has been taken from the Constitution of Canada. ठीक है, this provision has been taken from the Constitution of Canada. Okay, so friends, with this I am ending my today's topic, and in the next class we will discuss on the some other topic. Okay.